Hello everyone. I hope you all are doing great. So my today's video is on contract of bailment. So watch till end, do like and subscribe to my YouTube channel. So बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है ये सेक्शन 148 में डिफाइंड है. द वर्ड बेलमेंट इज़ डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बेलर विच मीन्स टू डिलीवर. सो बेसिकली इसमें जो मैंने रेफ़र टू पेज नंबर 46 लिखा है ये मैंने बेयर एक्ट का लिखा है. जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट है उसमें रेफ़र कर सकते हैं. सो बेसिकली बेलमेंट होता है कि मैं अगर आपको ईजी टर्म में अगर समझाऊँ तो पहले के टाइम में आपने देखा होगा बार्टर सिस्टम होता था जिसमें कि लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते. जैसे आज तो हम पैसे दे के कोई भी राशन या कोई भी गोल्ड का सामान कोई भी कपड़े ख़रीद सकते हैं. पहले के टाइम पे क्या होता था लोग कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं तेरे को 1 kg राइस दूँगा अगर मेरे पास है तो तू मुझे 1 kg गेहूँ दे दे. इससे क्या होता था नेगोशिएट भी हो जाता था, सामान भी एक दूसरे को मिल जाता था और इक्वल अमाउंट पे मिल जाता था, पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती थी. तो बेसिकली बेलमेंट का मतलब यही होता है जब हम किसी को सामान देते हैं किसी चीज़ के बदले, जो कि आजकल चलता आ रहा है. अब द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड टू अनदर पर्सन इज़ कॉल्ड बेलर. जो भी सामान देता है किसी इंसान को वो बेलर होता है. द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पज़ आर बेली. सो बेसिकली अब मेरे यहाँ पे एक धोबी बैठती है, अगर मैं उन्हें कपड़े देती हूँ तो मैं जो हूँ बेलर हूँ, बट वो धोबी वाली आंटी या जो भी हैं वो मेरे लिए एक बेली हैं. सो अब हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे. डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस अपॉन द कंडीशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड that after the purpose has been solved the goods will be redelivered to the person owner or otherwise according to his directions or till he reclaims them. इसका मतलब मैंने वही बताया धोबी वाला एग्जाम्पल जो आपको दिया है. जैसे ही मैंने कपड़े अपने धोए तो मैंने प्रेस करवाने के लिए वो धोबी को दे दिए ताकि वो जो है उसे प्रेस करके दे दे. तो जब तक मैंने वो सामान उसे दिया हुआ है जब तक वो उसके पोजेशन में है और एक टाइम पीरियड के बाद जब मेरा काम हो जाएगा तो वो मुझे जो है वो सामान वापस कर देगा. अब एक कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि बेलमेंट इज़ ओनली फॉर मूवेबल गुड्स नॉट फॉर बिल्डिंग लैंड एक्सेट्रा. जो भी चीज़ें मूवेबल है उनके लिए बेलमेंट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना घर उठा के किसी और के हाथ में नहीं दे सकते हैं तो बेलमेंट वहीं पर होती है जहाँ चीज़ें मूवेबल होती है. जैसे कि कोई भी हम गोल्ड का सामान दे सकते हैं, हम कुछ भी रजिस्टर दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, बहुत चीज़ जो भी चीज़ें मूवेबल है वो चीज़ें हम दे सकते हैं. अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 150 की ओर. बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड बिल्ड. अब फॉर एग्जांपल धोबी वाला एग्जांपल मैं बहुत बार दे चुकी हूँ. अब मैं टेलर का एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं टेलर को कोई सूट दे रही हूँ. अब मैं टेलर को पूरा क्लैरिफाई कर दूँगी इतना इतना सूट आपको बनाना है, यहाँ से सूट फटा हुआ है. तो कल को अगर वो मुझे वो सामान देता है और उसमें कोई भी डिफ़ेक्ट निकल जाता है जो कि मैंने उसे बताया हुआ था तो ठीक है. बट कल को कोई ऐसा मैं अगर उसे डिस्क्लोज़ ही नहीं करती कि यहाँ पे डिफेक्ट हो वो ऑलरेडी हो तो ये चीज़ सिर्फ बेलर के एंड पे गलत होती है. एक बार हम पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस इज़ नेसेसरी फॉर द बेलर टू डिस्क्लोज ऑल द faults concerned with the goods which are to be bailed, and if he does not make disclose then he will be liable for all the damages arising out of to the bailey. सो बेसिकली वही बात हो जाती है कि कोई भी निशान कहीं पे किसी सूट पे है, कोई भी कपड़े पे है तो वो बेलर पहले ही डिस्क्लोज़ कर देगा जब वो सामान उस बंदे को दे रहा होगा. फॉर एग्जांपल जब मैं धोबी को कपड़ा दे रही हूँ अगर वो ऑलरेडी कहीं से जला हुआ है तो मेरे को डिस्क्लोज़ करना है, अदरवाइज़ मैं ही लाइबल हो जाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ए lends a horse to B which he knows to be vicarious. He does not disclose this and B got thrown by the horse and A is liable for all the damages to B. अब बेसिकली क्या होता है जो A है वो अपना हॉर्स जो है B को देता है, वो डिस्क्लोज़ नहीं करता है. जो हॉर्स है वो थोड़ा सा जो है मेंटली इल होता है तो B को वो हॉर्स थोड़ा सा हार्म पहुंचा देता है. तो जितने भी डैमेजेस इंकर होंगे वो सारे B को A ही देगा क्योंकि उसकी गलती थी कि उसने डिस्क्लोज़ नहीं करे हैं वो हॉर्स के फैक्ट्स. अब हमारे पास आता है सेक्शन 151. केयर टू बी टेकन बाय बेली. इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज़ बाउंड टू टेक एज मच एज केयर ऑफ द गुड्स एज द गुड्स आर ऑफ हिमसेल्फ ओनली.
अब वही बात हो जाती है, हम किसी को भी सामान देते हैं तो ट्रस्ट पे देते हैं, टेलर को सामान देते हैं ट्रस्ट पे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कोई वाइट कलर की कोई कुर्ती या कुर्ता होता है, हम उसे बोलते हैं कि इसे गंदा मत करना क्योंकि ये वाइट कलर का है, तो हम ट्रस्ट पे दे रहे हैं। तो बेली को जो है हमारा सामान सही से ढंग से रखना चाहिए कि भाई उस पर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम अगर वो उनके एंड से क्रिएट होती है तो नाउ बेली विल बी लायबल, जो भी डैमेजेस इनकर होते हैं वो बेली देगा। सेक्शन 152 बेली विल नॉट लायबल फॉर लॉस। जो बेली है वो कब लॉस के लिए लायबल नहीं होता। द बेली इज़ नॉट लायबल फॉर एनी लॉस and deterioration of thing bailed if he has taken all the proper measures mentioned in section 151। जैसे कि अभी हमने सेक्शन 151 पढ़ा है, अगर बेली ने सारा सामान अच्छे से हमारा रखा है, ड्यू केयर के साथ रखा है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आने दी, तो वो लायबल नहीं होता है। उससे हम कोई भी कंपनसेशन डैमेजेस के नहीं मांग सकते हैं। इसके बाद आता है कंपनसेशन व्हेन द बेली मिक्सेस द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स। अब बेसिकली कभी कभार क्या होता है, मेरा लाइव एग्जांपल मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने धोबी को कपड़े दिए, उन्होंने क्या करा, बाई चांस किसी और के साथ मेरे कपड़े को मिक्स कर दिया, जिससे क्या हुआ, ऐसा एक्सचेंज हो गया एंड धोबी लार्ज क्वांटिटी में लोगों के कपड़े लेता है, मेरे कपड़े वो आज तक मिल ही नहीं पाए। का मतलब यही हो गया है कि अब जो मेरा जो भी प्रोडक्ट का जो भी डैमेज हुआ है मैं उनसे जो है वो अमाउंट ले सकती हूँ। सो यही होता है, कभी कभार नहीं, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि सामान मिक्स हो जाता है। कभी कभार किसी ने किसी को राइस दिए हैं भर के एंड वो किसी उनके टाइप ऑफ वीट के साथ मिक्स हो गए, तो ये सारे चांसेस बहुत नॉर्मल होते हैं। मैं आपको ये सबको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, BLLB फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो हैं, सेकेंड सेमेस्टर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरनल्स में, एक्सटर्नल्स का आई एम नॉट श्योर, इंटरनल्स में पक्का आता है। ये वाला क्वेश्चन 110% आता है, तो इसको पक्का 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 करके जाइएगा। फर्स्ट कंडीशन आती है सेक्शन 155, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद द बेलर्स कंसेंट विद द बेली। इफ द बेली विद द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्सेस द गुड, देन द बेलर एंड द बेली शैल हैव द इंटरेस्ट इन प्रपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द मिक्सचर प्रोड्यूस। बेसिकली क्या होता है, सेक्शन 155 ये बोलता है जब बेलर और बेली का सामान जो है मिक्स हो गया, बट उसमें किसकी रजामंदी थी, बेलर की रजामंदी थी कि अगर सामान मिक्स हो जाता तो ठीक है, हम इक्वल प्रपोर्शन में जितना भी डैमेज होगा कुछ भी होगा हम खुद को कंपनसेट कर लेंगे। 1:1 के रेशियो में, 2:2 के रेशियो में, जो भी है वो लोग खुद कंपनसेट करने को तैयार हो जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेक्शन 155 में बेलर और बेली दोनों के कंसेंट से मिक्सचर बना था। अब आता है सेकंड कंडीशन, सेक्शन 156, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट बट द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। इन दिस केस बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्सेस द गुड्स। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, सेक्शन 156 में इसमें बेलर का कंसेंट नहीं होता, बट गुड्स को सेपरेट करा जा सकता है। गुड्स इस तरीके से वो हो गए हैं मिक्स कि उन्हें सेपरेट करा जा सकता है। तो अब इसमें क्या कंडीशन लग जाती है, with each other and the goods are to be separated and their proportion will be given to both of them, but the baler has the right to claim damages of expenses of separation and division। so basically अब इसमें क्या हो जाता है कि सामान तो मिक्स हो गया है और बेलर का कंसेंट भी था या नहीं था। अभी हमने क्या पढ़ा है कि बेलर का कंसेंट जो है नहीं था, बट सेपरेशन पॉसिबल है, तो इसमें सेपरेट हो जाता है सामान। बेलर को बेलर का सामान मिल जाएगा, बेली को बेली का सामान मिल जाएगा, बट बेलर के पास राइट है कि वो कंपनसेशन मांग सकता है किस चीज़ के, जो भी उन्हें प्रोसेस लगा है सामान को सेपरेट करने का, उसके पैसे जो है वो मांग सकता है बेली। अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन 157, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट एंड द गुड्स आर इनसेपरेबल। यहाँ पे क्या होता है, बेलर का कंसेंट भी नहीं होता और साथ ही साथ गुड्स को सेपरेट भी नहीं करा जा सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। इन दिस केस द गुड्स आर मिक्स विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर एंड द गुड्स टर्न टू बी इनसेपरेबल, देन द होल गुड्स आर गिवन टू द बेलर एंड ऑन अदर हैंड बेलर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस फॉर द लॉस ऑफ गुड्स। अब इसमें क्या होता है, बेलर का कंसेंट भी नहीं है और साथ ही साथ गुड्स जो है इनसेपरेबल है। अब इसमें क्या करेगा, बेलर को सारा का सारा डैमेजेस का पैसा मिलेगा और जितने भी गुड्स मिक्स हो गए हैं वो भी सारे बेलर्स के पास चले जाते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये 3 पॉइंट्स है, 5 मार्क्स में पक्का आते हैं, श्योर क्वेश्चन होता है BLLB फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का इंटरनल्स का। एंड अगर आप में से किसी को भी इसके प्रिंटेड नोट्स चाहिए या अगर इनकेस आपको कोई भी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए वीडियोस पे, मैं आपको अपना नंबर सेंड करूँगी एंड देन विल शेयर दी PDFs।
सो लेट्स कम टू वर्ड द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेलमेंट, जो दो हैं, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव और सिम्बॉलिक. एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द गुड्स आर फिजिकली हैंडल्ड ओवर टू द बेली. डिलीवरी होता है समथिंग इज डन विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ बेली. Now let's come towards the bank locker is bailment of. So hiring and storing of goods in a hired portion of bank will not constitute as valid bailment because the goods are not entrusted with the bank. Moreover, to constitute damages has to be exclusively show that property was given by hire to the locker to the bank. सो बेसिकली क्या होता है, बेलमेंट ट्रस्ट के ऊपर होता है, जो कि हमने पहली चीज़ सीखी थी. बैंक कहता है अगर तुम्हें अपना सामान नहीं रखना, तुम लोग अपना सामान बाहर कर लो. तो यहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता, तुम लोग खुद पैसे देते हो कि हाँ भाई हमें अपना सामान जो है लॉकर में रखता है. तो इसका मतलब ये है कि बैंक लॉकर इज़ नॉट अ बेलमेंट. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.